हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आई गाइड भिलाई में। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ गेट के प्रीवियस ईयर के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो धीरे धीरे इस वाले वीडियो सीरीज़ में मैंने 2020, 2019, 2018 और अब मैं पहुँच चुका हूँ 2017 तक। और गेट में सीएस ब्रांच का 2017 का जो पेपर है मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और उसमें सेट 2 डिस्कस करूँगा। सेट 1 ऑलरेडी डिस्कस्ड है, हम लोग इस वाले वीडियो लेक्चर में सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना बहुत इत्मीनान से एकदम रिलैक्स हो जाना है और मेरे साथ ना सारे क्वेश्चन एक बार मुझे सॉल्व करते हुए देखना है। सॉल्व करते हुए देखेंगे, उससे क्या होगा, उससे आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहली बात ये कि गेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात क्या, मैं सिर्फ इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताता हूँ, मैं इसके अराउंड जितने भी कंसेप्ट होते हैं ना सारे बताते हुए चलता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप धीरे धीरे मेरे साथ ना पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार देख लोगे ना, एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे सारे धीरे धीरे एक बार मेरे साथ देख लोगे ना, तो होगा क्या कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको दोनों चीज़ें पता होंगी कि उसके अराउंड का जो भी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आए तो आप डील कर लोगे। दूसरी बात क्या कि आपको पता होगा कि किस लेवल पर क्वेश्चन आते होंगे, उसी माइंडसेट के साथ आप पेपर देने बैठोगे। तो ये वाला जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए इतना बेनिफिशियल होने वाला है कि आपको एप्टीट्यूड में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको इत्मीनान से मुझे सॉल्व करते हुए इन सारी चीज़ों को देखना है। एकदम चिल आउट हो जाओ, टिक कर बैठो और सिर्फ मुझे सॉल्व करते हुए देखो, आपको हेल्प मिलेगी। मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूँ, एक बार इत्मीनान से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखिए। क्वेश्चन में क्या कहता है, अ टेस्ट हैज क्वेश्चंस वर्थ 11 मार्क्स total. There are 2 types of questions. Multiple choice questions are worth 3 marks each and essay type questions worth 11 marks each. How many multiple choice question does the exam have? तो बोल रहा है कि अपने पास जो है एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें टोटल जो है ना 100 मार्क्स होने वाले हैं और 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 मार्क्स के होंगे और 11 मार्क्स के होंगे। आपसे पूछ रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के थे वो कितने थे। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाऊं तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, जरा इत्मीनान से सुनना। चलो मैं एक बार ऑप्शन ए को कंसिडर कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि चलो उस पेपर में 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ऐसे एक बार मैंने मन से मान लिया। ठीक है, तो अगर 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मैंने ऑप्शन ए को कंसिडर किया है, एक बार सॉल्व करके देख रहा हूँ कि होने क्या वाला है। अगर हमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिलते होंगे तो इसके हिसाब से टोटल 36 मार्क्स हो गए। एग्री करते हो आप? और दूसरी बात क्या कि एक तरफ से मान लेता हूं लेट ऐसे टाइप क्वेश्चंस देयर वर, ऐसे लिख देता हूं पूरा जमा कर, लेट देयर वर एक्स ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, मैं मान लेता हूँ कि वहां पर ना एक्स क्वेश्चन थे जो ऐसे टाइप थे और ऐसे टाइप क्वेश्चन में अपने को कितना नंबर मिलता है भाई, अपने को 11 नंबर मिलता है। तो इसका मतलब अगर मान लिया एक्स क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन 11 नंबर का था तो टोटल मार्क्स वहां से मिल जाएंगे 11x। एग्री? और जब मैं इन दोनों को सम करूंगा 11x और यहाँ से 36 को जब मैं सम करूंगा तो मेरे को पेपर के टोटल नंबर जो कि 100 थे वो पता चल जाएंगे। देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा है। मान लिया 12 क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस वाले तो 1 नंबर 3 नंबर तो 12 × 3। मान लिया x क्वेश्चन थे ऐसे टाइप वाले, एक क्वेश्चन पर 11 नंबर तो x × 11 और टोटल सम 100 नंबर का होना चाहिए था पेपर। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो कैसे दिखाई देगा मेरे को, दिस इज 11x और 36 माइनस करूँगा तो मेरा बच जाएगा 64। ठीक, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 64 अपॉन में 11। तो ये ना कोई फ्रैक्शन नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन नंबर आ रहा है, इसका मतलब भी कोई पॉइंट में नंबर आएगा। और x मैंने माना क्या था, x था नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे टाइप वाले। तो अब मुझे बताओ जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो वो 64/11 वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि पेपर में जो है 5 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन ऐसे टाइप के आए थे, ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं ना भाई, यहाँ तो 5 आए होंगे या तो 6 आए होंगे। 5 पॉइंट समथिंग क्या होता है? तो मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन था, ये वाला जो इसके लिए जो प्रोसेस था वो वैलिड नहीं रहा। मतलब मेथड सही है, सॉल्व मैंने सही किया, ये आंसर बन सकता था, ये 12 आंसर बन सकता था जब x की वैल्यू यहाँ पर इंटीजर में आती है, लेकिन x वैल्यू इंटीजर में नहीं आई है, इसीलिए 12 इसका फॉर श्योर आंसर नहीं होगा। बोले वाली बात समझ में आई आपको? ओके मन, एक और बार करके बताता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। मान लेता हूँ वहाँ पर 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन नंबर बी को कंसिडर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोचता हूँ तो 15
क्वेश्चंस हैं और हर एक पर मेरे को 3 नंबर मिलते हैं, प्लस x ऐसे टाइप क्वेश्चन है और हर एक पर मेरे को 11 नंबर मिलते हैं, और जो टोटल सम है वो होना चाहिए 100 के बराबर, क्योंकि टोटल जो पेपर था वो 100 नंबर का था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 11x इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 45 माइनस 100 माइनस 45 बिकम्स 55, 55 डिवाइडेड बाई 11 कितना बन जाएगा भाई 5। और क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसीलिए 15 इसका आंसर पॉसिबल है। आ रही बात समझ में? कंफर्टेबल है अपन लोग? आप ऑप्शन नंबर सी और डी के लिए खुद से करके देखिएगा। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी और डी में आप जब सॉल्व करेंगे तो फॉर श्योर एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होगी। इसका मतलब क्या होगा कि सी और डी भी आंसर नहीं बन पा रहे होंगे। आइडिया एक्सेप्ट हो गया? तो ये गेट CS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। आराम से देख लो, कोई भी डाउट वगैरह आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो बेटा लोग, इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीजनिंग का सवाल है और मस्त क्वेश्चन है, एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ इतना से क्वेश्चन नंबर देखिए। मैं गेट CS 2017 का जनरल एप्टीट्यूड सेट 2 आपसे शेयर कर रहा हूँ, इत्मीनान से सुनते जाइए। क्वेश्चन पढ़ते हैं इत्मीनान से। पहला टास्क ये होता है कि आप इत्मीनान से पहले सवाल को पढ़िए और सवाल क्या कहने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है देयर आर 5 बिल्डिंग्स कॉल्ड VWXYZ इन अ रो। अब जरूरी नहीं कि वो सेम ऑर्डर में हो, ठीक है भाई। बोला V इज टू द वेस्ट ऑफ W। और मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ बहुत आराम से, लेकिन उसके पहले मेरे को डायरेक्शंस पता होने चाहिए। मैं आपको एक बार डायरेक्शंस सॉल्व लिख करके दिखा देता हूँ, पहले आप वो देख लीजिए। डायरेक्शंस जो है ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। डायरेक्शंस ये होते हैं, ठीक है। आपको ना ये जो मैंने बोर्ड में भी येलो कलर का बना कर दिया, आपको ये याद रखना है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये वाला डायग्राम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बनाएंगे, ये डायग्राम ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बनाओगे ये ऐसा ही बनना चाहिए, देयर शुड बी नो चेंज। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। क्या बोला है? V इज टू द वेस्ट ऑफ W। तो मैंने क्या किया, ये जो V है ना वो W के वेस्ट में आना चाहिए। तो वेस्ट वाला डायरेक्शन इस तरफ है ना, इस तरफ है, पता चला? तो देखो V को W के वेस्ट में दिखाया है, इस तरफ। पता चल रहा है आपको? कंफर्टेबल अपन इसमें? अब आपको समझ में आना चाहिए वाली चीज़ को अप्लाई करना। फिर उसका क्या लिखा हुआ है? Z इज टू द ईस्ट ऑफ X। अब देखो यहाँ पर Z भी नहीं है और X भी नहीं है, तो मैं इस वाली लाइन को ना अभी नहीं लगा सकता हूँ। तो रीजनिंग में ऐसा होता है कि कोई ऐसी लाइन जिसकी जरूरत नहीं होती है लेकिन वो पहले बना कर दे देते, तो आपको उसे अप्लाई नहीं करना, उसे होल्ड करके छोड़ देना, आप उसको बाद में देखेंगे। फिर लिखा हुआ है एंड द वेस्ट ऑफ V। अब जरा बात को समझो, ये जो Z है ना वो V के भी वेस्ट पर है, तो मुझे ना V के वेस्ट में Z को लेकर जाना है। तो ये रहा V जिसके वेस्ट में मैं लेकर चला गया Z को। कंफर्टेबल? अब Z की पोजीशन डिफाइन होगी तो आप X की कर सकते हो। क्या रखा है? Z इज टू द ईस्ट ऑफ X। तो ईस्ट इस तरफ होता है ना, ईस्ट इस तरफ होता है, मैंने यहाँ पर ना X को यहाँ बना दिया। तो देखो अब आपको ना दरअसल X के ईस्ट में Z दिखाई दे रहा होगा। कंफर्टेबल है? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लाइन सॉल्व करो, इस लाइन को। लिखा हुआ है W इज टू द वेस्ट ऑफ Y। W इज टू द वेस्ट ऑफ Y। तो मैंने Y को यहाँ बनाया, तो जो W है Y के वेस्ट में दिखाई दे रहा है, मेरे को पता चल रहा है आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछता है? विच बिल्डिंग इज इन द मिडिल। तो पूछ रहा है आपसे मिडिल में कौन फंस रहा है। मिडिल में मेरे हिसाब से V फंस रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था V। देखिए जरा इत्मीनान से, कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम डुएबल क्वेश्चन था। मतलब इन सारे क्वेश्चंस के लिए, खासकर रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन के लिए ना, अगर आप थोड़ा भी प्रेजेंट ऑफ माइंड लेकर बैठे, थोड़ा भी अगर कॉन्फिडेंस एग्जाम में बैठे, तो आप क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चलिए बच्चों लोग, आ चुके हैं हम लोग इस वाले वीडियो लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करने वाला हूँ, इत्मीनान से देखो। इंग्लिश का क्वेश्चन है, रिलैक्स होकर सुनते हैं। क्या बोल रहा है? सैटर्न इज डैश टू बी सीन ऑन अ क्लियर नाइट विथ द नेकेड आई। फिर ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनफ ब्राइट, ब्राइट इनफ, एज इनफ ब्राइट, ब्राइट एज इनफ। अब ना ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आराम से आप एकदम जो बेसिक इंग्लिश होती है अपने स्कूल टाइम की, उससे ही सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप आराम से एकदम रिलैक्स होकर कुछ मत करो, सिर्फ अपने स्कूल टाइम में जो आपने इंग्लिश सीखी है उसे ही अप्लाई करो। ये क्वेश्चन का आप सही जवाब निकाल लोगे। इनफ ब्राइट टाइप का कुछ नहीं होता है जीवन में, इनफ ब्राइट टाइप का कुछ नहीं होता है। या तो ब्राइट इनफ आएगा या तो ब्राइट एज इनफ आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात यह कि सैटर्न इज डैश टू बी सीन ऑन अ क्लियर नाइट, ठीक है भाई।
तो ब्राइट एज इनफ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, ब्राइट इनफ से ही चीज़ें अपने आप कन्वे हो जाती हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना यू आर ब्रेव इनफ टू फाइट विथ हिम, आप इतने बहादुर हो कि उससे लड़ सकते हो। यू आर स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस, आप इतने स्मार्ट हो कि उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो एज इनफ कुछ नहीं होता है, ब्राइट इनफ एकदम सफिशिएंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था Saturn is bright enough to be seen on a clear night with naked eye। बहुत आराम से एकदम बेसिक इंग्लिश से सॉल्व किया जाने वाला क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलो, हम लोग आ चुके हैं इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब एकदम रिलैक्स होकर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ। आपको मुझे सॉल्व करते हुए देखना है पूरी तरीके से, और मुझे थोड़ा बहुत देख कर ना सीखने की कोशिश करना कि इन क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 पर क्या कह रहा है, देयर आर 3 रेड सॉक्स, 5 ग्रीन सॉक्स एंड 3 ब्लू सॉक्स, यू हैव टू चूज 2 सॉक्स, ठीक है भाई। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर। आपसे ये पूछ रहे हैं कि अपने पास ना एक बॉक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉक्स हैं, और आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब आप 2 सॉक्स वहाँ से चूज़ करने जाओ, दो सॉक्स जब वहाँ से निकालो तो फिर वो दोनों के दोनों सेम कलर के आने चाहिए। अब ये ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो बेसिक होता है ना वो होता है पीएनसी। तो आपके अगर पीएनसी के फंडे अच्छे हैं तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप यूँ सॉल्व कर लेते हो। मैं एक बार आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इत्मीनान से देखो, समझो भाई। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है पहले तो आप वो देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है पहले वो देख लीजिए। हमारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है जो चाहिए बटा में सब कुछ। ये है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। मतलब कि मैं ना जो भी मुझे चाहिए होगा उसमें सब कुछ को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। सब कुछ क्या होता है पहले ये निकालना सीख लो इत्मीनान से। सब कुछ क्या होता है, बॉक्स में जितने भी टाइप के सॉक्स हो सारे के सारे ले लो। 3 रेड है, 5 ग्रीन है और 3 ब्लू है, तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो 11 सॉक्स मेरे पास टोटल है बॉक्स के अंदर। और मुझे कितने सॉक्स को सेलेक्ट करना है भाई, 2 सॉक्स को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 11C2। बोले इतनी बात गई दिमाग में। तो ये जो मैंने लिखा ना सब कुछ में, ये मैंने लिखा है कि मैंने सारे के सारे सॉक्स में से 2 सॉक्स को सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने उसके लिए लिख दिया 11C2। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक ओके पर लोग। अब आगे डिस्कस कर रहा हूँ, जो चाहिए वाली बात आपको बताने वाले, एक बार जरा इत्मीनान से भी सुन लेना। मुझे क्या चाहिए, जब मैं वो दो सॉक्स चूज कर आऊँ तो मुझे वो दोनों सॉक्स सेम कलर के चाहिए। तो ये हो सकता है कि वो दोनों के दोनों सॉक्स रेड कलर के मिल जाए। अगर आपको दोनों के दोनों सॉक्स रेड कलर के चाहिए तो रेड कलर के सॉक्स में से चूज करो। तो फिर अभी ग्रीन और ब्लू को मत देखो। तो अगर मैं सिर्फ रेड कलर के सॉक्स में से 2 सॉक्स अगर सेलेक्ट करता हूं तो दोनों ही मेरे को सेम कलर के मिल जाएंगे। तो रेड कलर के सॉक्स कितने थे 3, उसमें से मेरे को 2 को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैंने लिखा 3C2। आइडिया एक्सेप्टेड। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि मेरे को दोनों ही जो सेम कलर के मिल रहे हैं वो रेड वाले ही मिले। ये भी हो सकता है कि वो ग्रीन कलर के भी मुझे मिल सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, तो पॉसिबल है, इसलिए प्लस कंफर्टेबल। ये जो इनटू वाली जो चीज है ना वो एंड को बताती है, और जो प्लस वाली जो चीज है ना वो और को बताती है। मतलब हिंदी वाला या, समझ पा रहे हो, मतलब या तो मेरे को रेड मिल जाए या तो मेरे को ग्रीन मिल जाए। तो अगर मेरे को ग्रीन मिलते हैं तो मेरे को 5 में से 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि मेरे को ब्लू मिल जाए, तो इसलिए प्लस, या तो ग्रीन मिल जाए या तो ब्लू मिल जाए। तो अगर मेरे को ब्लू मिलते हैं तो मुझे 3 में से 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे ना इस वाले एक्सप्रेशन को, तब आपको इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना कोई विशेष टास्क नहीं है, बहुत आराम से इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने का आपको कैलसी भी मिलेगा, एग्जाम में आप इसे सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 16/55। इतना सा देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक से मैंने एकदम इसको सॉल्व किया, आपको कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। जिन भी बच्चों को बस एक जनरल थॉट कह रहे हैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पे कष्ट होता है, तो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। उसमें मैं बेसिक टू एडवांस सारे के सारे क्वेश्चंस क्लासरूम में ही डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप इस वाले वीडियो को देख रहे हैं, इस वाले यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट पर जब जाते हैं तो वहाँ पर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी मैंने बहुत ही बेसिक से अपलोड करके रखा हुआ है। तो बेसिक लेवल पूरा पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी का इस वाले यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिज़ाइन करके हमने बना के रखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का बेसिक चाहिए, मेरे को बेसिक में ही कष्ट होता है, तो आपको ना उस वाले वीडियो लेक्चर्स को बहुत आराम से सुनना चाहिए। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मेरा प्रॉमिस है आपसे, आपको उसमें बिल्डअप हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर। चलो बच्चों लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, इंग्लिश का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। आराम से आप रिलैक्स होकर मुझे सॉल्व करते हुए देखना।
मस्त क्वेश्चन है, मस्त, मज़ा आ गया था सॉल्व क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करके। सुनते हैं क्या कहता है, चूज द ऑप्शन विथ वर्ड्स दैट आर नॉट सिनोनिम्स। ये ना मतलब ऐसा एग्जामिनर करते हैं, एग्जामिनर ये करते हैं क्योंकि ना वैसे ही एग्जाम में ना थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, फिर थोड़ा सा ना अंडर प्रेशर रहते हैं। तो एग्जाम में जब थोड़ा सा अंडर प्रेशर है और इस तरह की चीज़ें लिख दी जाए, ये जो वर्ड लिखा हुआ पे नॉट, तो वो ना दिखता ही नहीं है वहाँ पर, एग्जाम में वो वाला शब्द दिखता ही नहीं है। और जब एग्जाम में वाला शब्द नहीं दिखता है ना, तो पक्का पहला ऑप्शन वो एकदम ऐसा वाला डाल देते हैं कि आप उसको सॉल्व करो और गलत करके आ जाओ। तो आपको ना थोड़ा सा इस वाली चीज़ को ध्यान देना है कि आप अंडरस्टैंड कि एग्जाम में प्रेशर बहुत हाई रहता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देकर ही बच्चे लोग जो पेपर डील करता है ना, उसके ही रैंक या फिर उसका ही गेट स्कोर ज़बरदस्त जनरेट होता है। तो आपको ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। उसने यहाँ पर ना क्लियरली लिखा हुआ है, उसने क्लियरली क्या लिखा हुआ है, नॉट सिनोनिम्स। नॉट सिनोनिम्स का मतलब ये है कि उसको एंटोनिम बताना है, विरोधी शब्द बताना था अपने को। अब उसने क्या किया, नॉट सिनोनिम लिख दिया, तो अपन नॉट पे ध्यान नहीं देते, अपना ध्यान सीधा सिनोनिम पे चला जाता है, तो अपन उसका सेम वर्ड यानी कि समानार्थी ढूंढने को निकल जाते हैं। नहीं, इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना था एंटोनिम मतलब कि विरोधी शब्द। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट लिखा हुआ है एवर्जन और उसके बाजू में लिखा हुआ है डिसलाइक। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है। सीन आ रहा है समझ में, ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है। एवर्जन का मतलब भी होता है डिसलाइक और डिसलाइक का मतलब होता है मतलब जो चीज़ हम पसंद नहीं करते। तो ये जो है ना एक दूसरे के सिनोनिम है। आगे बात समझ में। लिमिनस, लिमिनस का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमकदार होती है। रेडियंट का मीनिंग भी वही होता है, तो ये भी एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है। प्लंडर, प्लंडर का मतलब ही होता है लूट, और लूट एक हिंदी शब्द है, जो चीज़ हम लोग लूट पाट के ले आते हैं ना। पहले के टाइम पे राजा महाराजा जो है लड़ाइयाँ करते थे, लड़ाइयाँ करके अगर सामने वाले राजा को हरा देते तो उसका पूरा शहर लूट डालते थे। तो प्लंडर और लूट, और वो हिंदी वाला लूट, तीनों सेम चीज़ है। ठीक है, ये एक्चुअली लूट का मीनिंग हिंदी में भी यही होता है। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। ठीक है। यील्ड, यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब जब कोई चीज़ हम लोग जो है बनाते हैं या फिर उत्पादित करते हैं। और रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट का मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट। नॉट टू एक्सेप्ट मतलब कोई चीज़ जब हम लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो प्रोड्यूस एक पॉजिटिव वर्ड है, उसको एक्सेप्ट कर लिया और प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। रेसिस्टेंट एक नेगेटिव वर्ड है, हम लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। सीन आ समझ में। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है, नॉट अ सिनोनिम। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है। तो उससे पूछा था कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो सिनोनिम ये नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए था डी। देखो जरा इत्मीनान से। हल्का फुल्का बेसिक की नॉलेज, हल्का फुल्का बेसिक इंग्लिश की नॉलेज रख के भी अगर चले जाओगे ना एग्जाम में, तो भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बनाने वाला क्वेश्चन था, आराम से देखो जरा।